नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ आर्य कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, यूनान की सभ्यता। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपको सही टाइम पे मिल सके। और वीडियो को शेयर करना आप लोग मत भूलिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चैप्टर नंबर 2, यूनान की सभ्यता। चलिए बड़ा करते हैं थोड़ा। वर्तमान यूनान ग्रीस को प्राचीन काल में पेरिक्लीज द्वारा यूनान तथा रोमन लोगों द्वारा ग्रीस नाम से पुकारा गया। ईसा ने 3000 वर्ष पूर्व यूनान के क्रीट द्वीप पर उदय हुई यह सभ्यता मिनोआन माइसिनियन सभ्यता कहलाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों, क्रीट की सभ्यता प्राचीन यूनानी सभ्यता की जननी मानी जाती है, जिसे ईजियन सभ्यता, कौन सी सभ्यता? ईजियन सभ्यता भी कहा जाता है। क्रीट की महिलाएं मुक्केबाजी तथा सांडों के साथ लड़ाई की प्रतियोगिता में भाग लेती थीं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, क्रीट के लोगों ने पत्थर के थिएटर बनाए, जिनमें सार्वजनिक समारोह, संगीत, नाटक तथा खेलों का आयोजन होता था। क्रीट निवासी प्रधान रूप से री नामक देवी की पूजा करते थे। आगे दोस्तों, यूनान के इतिहास में मध्यकाल की प्रथम 2 शताब्दियों को प्रायः वीर काल यानी हेरोइक एज कहा जाता है। आगे दोस्तों, यूनानी भाषा के पोलिस शब्द का अर्थ है नगर राज्य। यूनान का इतिहास इन नगर राज्यों का ही इतिहास है। होमर काल में यूनान में पेलोपोनेसस के स्पार्टा और कोरिथ, मध्यवर्ती यूनान के एथेंस, थीबीज और मेगारा एशिया, आगे मेगारा और एशिया, आगे देख लेते हैं। एशिया माइनर का मिलेटस तथा ईजियन द्वीप समूह के केल्सिस तथा मिटाइलीन नगर राज्य विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। ठीक है, आगे दोस्तों ऊपर एक ग्राफ दिया है, फिगर दिया है, उसको जरा हम लोग देख लेते हैं क्या मैप है। ये है दोस्तों हमारा ग्रीक सिटी स्टेट सी 500 BC। ठीक है, ये ग्रीक शहर का जो है नक्शा है दोस्तों। ठीक है, देख लीजिए आप, यूनान का नक्शा है। थोड़ा सा और छोटा करते हैं ताकि एक ही बार में आप लोग स्पष्ट रूप से देख लें। यूनान की सभ्यता है, ठीक है, ये देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए अब स्पष्ट दिखेगा। आगे है, जिस समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में एथेंस का जनतंत्र और स्पार्टा का सैनिक निरंकुशवाद क्रमशः पूर्णता प्राप्त कर रहे थे, ईरान में हकामसी साम्राज्य का विस्तार हो रहा था। इसके संस्थापक कुरूस यानी साइरस महान थे। आगे दोस्तों, यूनान में 2 प्रमुख राज्य थे, एक स्पार्टा और दूसरा एथेंस। ठीक है, स्पार्टा, आइए स्पार्टा को देखते हैं। यूनान के दक्षिणी भाग के अनेक नगर राज्यों में स्पार्टा प्रमुख था, जहां यूनानियों की डोरियन जाति द्वारा राज्य की स्थापना की गई। आगे दोस्तों, डोरियनों का यूनान में प्रवेश अप्रत्याशित और हिंसापूर्ण था। वे यूनान में पहले से बसे हुए एकियनों से भाषा, धर्म और सामाजिक संगठन आदि की दृष्टि से भिन्न नहीं थे, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत
पिछड़े हुए थे। यूनान के इतिहास में उनके आक्रमण का वही महत्व है जो भारतीय इतिहास में वैदिक आर्यों के आक्रमण का है। आगे दोस्तों, इस युग की भौतिक संस्कृति के प्रधान अवशेष ज्योमेट्रिक शैली के डिज़ाइन वाले मृतभांड हैं। इस युग में यूनान की विभिन्न जातियों और कबीलों में रक्त सम्मिश्रण हुआ, जिससे क्लासिकल यूनानी जाति अस्तित्व में आई। ओके दोस्तों, आगे देखते आगे दोस्तों अस्तित्व में आई। स्पार्टा में 600 ईसा पूर्व के लगभग जो नई व्यवस्था लागू हुई वह लाइकर्गर्स के नाम से प्रसिद्ध है। लाइकर्गर्स के नाम से प्रसिद्ध है। इसका उद्देश्य स्पार्टा की शासक डोरियन जाति को शक्तिशाली बनाकर बहुसंख्यक हेलोटों को नियंत्रण में रखने योग्य बनाना था। आगे, स्पार्टा में सैनिक निरंकुशवादी राजतंत्रात्मक व्यवस्था का विकास हुआ। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है हमारा स्पार्टा के सभी नागरिकों को जीवन पर्यंत कठोर अनुशासन में रहना पड़ता था। स्पार्टा का शासक गेरुसिया यानी सीनेट नामक संस्था के प्रति उत्तरदायी होता था। इस परामर्शदात्री संस्था के सदस्य केवल उच्च वर्ग से ही होते थे। आगे है एपेला नामक संस्था जनता की सभा होती थी। ठीक है, एपेला नामक संस्था दोस्तों जनता की सभा होती थी। इसी सभा द्वारा गेरुसिया के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता था। आगे है दोस्तों, स्पार्टा के संविधान में जनता की सभा द्वारा निर्वाचित 5 एफरो के पद की व्यवस्था की गई जो सबसे अधिक शक्तिशाली होते थे। स्पार्टा के समाज में 3 वर्ग थे। कितने? 3 वर्ग थे। आइए देखते हैं। स्पार्टा वासियों को कठोर सैनिक अनुशासन में जीना पड़ता था। उनकी शिक्षा पद्धति का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को सैनिक बनाना था। स्पार्टावासी निर्बल और कमज़ोर संतान के विरोधी थे। आगे, कमज़ोर संतान के विरोधी थे। 7 साल के बाद बच्चों को अपना घर छोड़कर सैनिक बैरकों में रहने के लिए जाना पड़ता था। 20 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर युवक सैनिक सेवा में प्रविष्ट होता था। विवाह अनिवार्य था, लेकिन पारिवारिक जीवन की अनुमति नहीं थी। ठीक है, आगे, विवाह का उद्देश्य केवल बलिष्ठ बच्चे पैदा करना था। बच्चे माता पिता की नहीं बल्कि राज्य की संपत्ति माने जाते थे। आगे, लाइकर्गर्स के संविधान के अनुसार नागरिकों के स्वास्थ्य, अनुशासन और सैनिक शिक्षा पर बल दिया जाता था। दुर्बल शिशुओं को टाइगेटस पर्वत की चोटी से फेंकवा देने का प्रावधान था। आगे, स्पार्टा में लड़कियों को भी सैनिक अनुशासन की शिक्षा दी जाती थी। स्पार्टा की स्त्रियां अधिक स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन करती थीं। यहाँ जीवन लिखा है, जीवन यापन करती थी। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, स्पार्टा की नारियां घरों में रहती थीं और सुख का जीवन व्यतीत करती थीं, लेकिन विवाह के पूर्व तक उन्हें भी पुरुषों के समान शारीरिक व्यायाम, मल्ल युद्ध और भाग दौड़ आदि की शिक्षा मिलती थी। ठीक है, आगे है, स्पार्टा में धन संग्रह पर रोक थी क्योंकि उनका विश्वास था कि संपत्ति से विलासिता आती है। इसी कारण राज्य में लोहे के सिक्के जारी किए।
आगे यहाँ के लोग खेल प्रेमी थे, अतः प्रति वर्ष यहाँ ओलंपिक खेल प्रतियोगिता आयोजित की जाती थी। आगे दोस्तों एथेंस, एथेंस देखते हैं, इम्पोर्टेंट है। थीसियस नामक एक व्यक्ति ने यूनान के एटिका यानी एटिका प्रदेश के 12 राज्यों को संगठित करके एथेंस की नींव रखी। हम बाहर बोल रहे हैं दोस्तों, क्षमा करिएगा, 12 होगा, 12, ठीक है, 12 स्टेट्स, 12 राज्यों को संगठित करके एथेंस की नींव रखी। इसका अंतिम ज्ञात नरेश जो है वो कोड्रस था, ठीक है। एथेंस में यूनानियों की आयोनियन शाखा का प्राधान्य था। एथेंस में यूनानियों की आयोनियन शाखा का प्राधान्य था। आगे दोस्तों, एथीना के नाम पर इस नगर का नाम एथेंस पड़ा। 621 ईसा पूर्व में ड्रेको नामक व्यक्ति को कानूनों को लिखित रूप देने का काम सौंपा गया, जिसने कठोर नियम बनाए। 594 ईसा पूर्व में सोलन नामक एक आर्कन ने इनमें सुधार कर इन्हें सरल बनाया। आगे सोलन कोड्रस का वंशज था, साथ में एक कुशल व्यापारी, विद्वान, कवि और बुद्धिमान राजनीतिज्ञ भी था। सोलन अपने संवैधानिक सुधारों के लिए प्रसिद्ध है। सोलन ने निम्नतम वर्ग के लोगों को समाज का चौथा वर्ग घोषित कर उन्हें थीट्स नाम दिया। क्या नाम दिया? थीट्स नाम दिया। उसने सार्वजनिक न्यायालयों का निर्माण भी किया, जिन्हें हीलिया कहा गया है। आगे निर्धनों की दशा सुधारने के लिए सोलन ने पुराने ऋणों को माफ़ कर दिया तथा ऋण ना चुका सकने के कारण दास बने मनुष्यों को स्वतंत्र कर दिया। आगे दोस्तों, स्वतंत्र कर दिया। आगे सोलन को पांचाग में सुधार और लोरियम में चांदी की खानों की खुदाई आरंभ कराने का भी श्रेय प्राप्त है। आगे है, श्रेय प्राप्त है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे सोलन ने राज्य के निरीक्षण में वेश्यावृत्ति वैध घोषित कर दी। क्लेस्थनीज ने 508 ईसा पूर्व में एथेंस में प्रजातंत्र की स्थापना के लिए एक नया संविधान बनाया, जिस कारण उसे यूनान में लोकतंत्र का पिता कहा जाता है। आगे देखते हैं। क्लेस्थनीज ने निरंकुश सत्ता के उदय को समाप्त करने के उद्देश्य से निर्वासन प्रणाली, इसे हम ऑस्ट्रेसिज्म कहते हैं, को जन्म दिया। क्लीस्थेनीज ने 501 ईसा पूर्व में सेना का पुनर्गठन किया। आगे एथेंस को फारसी आक्रमण के विरुद्ध सामरिक दृष्टि से तैयार करने का श्रेय थेमिस्टोक्लीज को दिया जाता है, जिसे एथेंस की सामुद्रिक शक्ति का जनक माना जाता है। आगे जब फारसी शासक द्वारा यूनानी नगर राज्यों एथेंस तथा स्पार्टा में भेजे गए दूतों को वहां मार डाला गया, तब 490 ईसा पूर्व में दारेवोस ने एजियन सागर को पार कर यूनानी राज्यों पर धावा बोला। मैराथन के युद्ध 490 ईसा पूर्व में कैलीमैक्स एवं मल्टियाडीज के नेतृत्व में एथेंस यानी यूनान की सेना ने फारसी यानी ईरानी सेना को पराजित किया। मैराथन युद्ध से पूर्व फारसी सेना से
एथेंस वालों ने फिडिपीडीज नामक धावक को मदद के लिए स्पार्टा भेजा। आगे, जब तक स्पार्टावासी सहायता के लिए आए तब तक अकेला एथेंस फारस को पराजित कर चुका था। स्पार्टा वालों ने सहायता देने का वचन दिया, किंतु इस अंधविश्वास के कारण एक सेकंड दोस्तों, इस अंधविश्वास के कारण कि उनकी सेना पूर्णिमा के पूर्व मैदान में नहीं उतर सकती। वे मैराथन उस समय पहुँचे जब युद्ध समाप्त हो चुका था। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे, यह पहला अवसर था जब यूनानियों को यह विश्वास हुआ कि अजेय ईरानियों को भी पराजित किया जा सकता है। आगे दोस्तों, एथेंस वालों को इस विजय से यूनान का त्राता होने का गौरव मिला। उसमें आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ और उनके शौर्य की धाक जम गई। 485 ईसा पूर्व में दारेवोस की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी छियास्र यानी जेरेक्लीज या कजरक्लीज अपने शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में मिस्र और बेबीलोन के विद्रोहों का दमन करने में व्यस्त रहा। उसने 1207 युद्धपोतों का एक शक्तिशाली जलबेड़ा भी तैयार किया। आगे है, 481 ईसा पूर्व में एथेंस और स्पार्टा के मध्य स्थित कोरिन्थ में अखिल यूनानी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भाग लेने वाले 31 राज्यों ने मिलकर फारसी आक्रमण का सामना करने का शपथ ली। आगे दोस्तों, जिस समय छियार्स यूनान पर आक्रमण की तैयारी कर रहा था, एथेंस में मल्टियाडीज और एरिस्टिडीज का पतन और थेमिस्टोक्लीज का उत्थान हो रहा था। थेमिस्टोक्लीज ने स्थल सेना के स्थान पर जल सेना को सबल बनाया। आगे, मैराथन की पराजय का बदला लेने के लिए जेरेक्लीज यानी छियार्स ने 480 ईसा पूर्व में अपने सैनिकों को यूनान पर आक्रमण करने भेजा। यूनानी राज्यों ने मिलकर स्पार्टा के राजा लियोनिडास को स्थल सेना तथा स्पार्टा के ही सेनापति यूरोबियाडास को नौसेना का नेतृत्व सौंपा। आगे है, यूनान एवं फारस ईरान के मध्य हुए थर्मोपली के युद्ध 480 ईसा पूर्व में लियोनिडास देशद्रोही एपियाल्टीज के कारण युद्ध में न केवल पारसियों से हारा बल्कि मारा भी गया। आगे है दोस्तों, स्थल युद्ध के समान आर्तेमिजियम के समुद्री युद्ध में भी यूनानी सफलता प्राप्त नहीं कर पाए और छियार्स की विजयी सेना बराबर आगे बढ़ती गई। अंत में उसने एथेंस को अधिकृत करने में सफलता पाई, लेकिन तब तक उसके निवासी उसे खाली करके सेलामिस और आगे देखते हैं, सेलामिस और ईजिना की ओर जा चुके थे। इससे क्रोधित होकर छियार्स ने एथेंस को भस्मीभूत कर दिया। इस प्रकार उसने सारडिस के विध्वंस और मैराथन की पराजय का प्रतिशोध लिया। आगे है दोस्तों, छियार्स को
रूप से मिल रही सफलता के कारण उसको विश्वास होने लगा था कि वह कुछ ही समय में संपूर्ण यूनान को अधिकृत कर लेगा, लेकिन इसके बाद भाग्य ने पलटा खाया। ठीक है, पलटा खाया। आगे दोस्तों देखते हैं। थेमिस्टोक्लीज के आग्रह करने पर आर्तेमिजियम की पराजय के उपरांत यूनानी जलबेड़ा सालमिस या सेलामिस की ओर बढ़ा। एथेंस के नेता थेमिस्टोक्लीज ने सेलामिस के जल युद्ध 480 ईसा पूर्व में फारसी जहाजी बेड़े को पराजित किया। स्पार्टा की सेना ने प्लेटाई के युद्ध 479 ईसा पूर्व में फारस के सेनापति मारडोनियस को मार डाला। मुख्यतः स्पार्टा की सेना की वीरता और उसके सेनापति पोसेनियस के चातुर्य के कारण निर्णायक रूप से मारडोनियस पराजित हुआ और मारा गया। आगे दोस्तों, एथेंस की सेना ने माइकेल के युद्ध में फारसी सेना को बुरी तरह से पराजित किया। ईरानी जलबेड़ा इस युद्ध में नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। इन पराजयों ने ईरानियों की कमर तोड़ दी। आगे एथेंस ईजियन द्वीपों तथा एशिया माइनर के नगर राज्यों ने मिलकर 478 से 477 ईसा पूर्व में एक संघ बनाया, जिसका नेतृत्व स्पार्टा के स्थान पर एथेंस को मिला। आगे दोस्तों, फारसी आक्रमणों का प्रतिरोध करने तथा राज्यों का आर्थिक विकास करने की दृष्टि से एथेंस के थेमिस्टोक्लीज के नेतृत्व में 478 ईसा पूर्व में डेलॉस नामक द्वीप पर डेलॉस संघ यानी डेलियन लीग की स्थापना की गई। डेलॉस संघ का कोष अपोलो के मंदिर में रखा गया था। ठीक है, आगे डेलॉस संघ की स्थापना का श्रेय मुख्यतः थेमिस्टोक्लीज की राजनीतिक बुद्धिमत्ता को दिया जाना चाहिए और उसके विस्तार का श्रेय उसके प्रतिद्वंदी तथा कुलीन दल के नए नेता साइमन को दिया जाना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों, पेलोपोनेसियन युद्ध में एथेंस की पराजय 404 ईसा पूर्व तक यह संघ जीवित रहा। स्पार्टा ने डेलॉस संघ के समानांतर पेलोपोनेसियन संघ का निर्माण किया। ठीक है, आगे है मध्यकाल के अंत से लेकर ईरानियों के पराभव तक का युग क्लासिकल यूनानी संस्कृति के आविर्भाव, विकास और प्रसार का युग है। आगे दोस्तों, पेरिक्लीज 461 ईसा पूर्व से 429 ईसा पूर्व एक महान साम्राज्य निर्माता था। आगे है दोस्तों, कला, साहित्य तथा विज्ञान की उन्नति के कारण पेरिक्लीज का युग यूनान का स्वर्ण युग कहा जाता है। ओके, आगे दोस्तों, स्वर्ण युग कहा जाता है। जनतांत्रिक दल के नेता पेरिक्लीज की माता सुप्रसिद्ध सुधारक क्लीस्थेनिज की पौत्री थी और पिता एथेंस का भूतपूर्व जल सेनापति कजेंथीपास था, जिसने सालमिस के युद्ध में भाग लिया था। माइकेल के युद्ध में यूनानी जल वाहिनी का नेतृत्व
किया था और तद तदंतर तदंतर हेल हेलस्पोर्ट तदंतर हेलस्पोर्ट को ईरानियों से छीनने में सफलता पाई थी। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है, पेरिक्लिज ने अपने समय के सर्वोत्तम संगीतज्ञ डेमोनिडीज डेमोनिडीज और साहित्याचार्य पाइथोक्लिडीज से शिक्षा पाई थी और दार्शनिक मित्र एनेक्जेगोरास के संसर्ग में अंधविश्वासों से मुक्त होकर वैज्ञानिक रूप से चिंतन करना सीखा था। आगे, पेरिक्लिज ने साइमन की स्पार्टा के साथ मैत्री करने की नीति का विरोध किया और उसे मित्र विहीन करने तथा दक्षिणी यूनान में सनय सनय एथेंस के प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास किया। उसने स्पार्टा के शत्रु थेसली और आर्गोस से मित्रता की। आगे है, 454 ईसा पूर्व में पेरिक्लिज ने डेलॉस संघ का कोष डेलॉस से हटाकर एथेंस में एथेना देवी के मंदिर में रखवा दिया। 449 ईसा पूर्व एथेंस के चरमोत्कर्ष की तिथि है। इसके बाद 447 ईसा पूर्व में पेरिक्लिज को पहली महत्वपूर्ण पराजय का मुख देखना पड़ा। आगे है दोस्तों, देखना पड़ा। आगे, हेरोडोटस, थ्यूसिडाइजिस, प्रोटेगोरस आदि विद्वान इसी काल में हुए। पेरिक्लिज द्वारा निर्मित सबसे सुंदर मंदिर एथेंस की देवी एथेना का डोरियन शैली में निर्मित पार्थेनन मंदिर देवी एथेना मंदिर था, जो एक्रोपोलियस नामक स्थान पर बनाया गया। आगे है दोस्तों, ये देखते हैं, ठीक है, क्या है फिगर 1। ये है, ये पेरिक्लिस था दोस्तों, ठीक है, इसका दृश्य देख लीजिए। और ये एथेना देवी का मंदिर था, ये देख लीजिए, ये मंदिर बना था। इसको हम पार्थेन मंदिर कहते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, स्पष्ट दिखेगा ना। आगे दोस्तों, इसके निर्माण की योजना जो है एक्टिनस ने बनाई थी। एक्टिनस के सहायक की भूमिका कैलिक्रेटिज ने निभाई। स्पार्टा एवं एथेंस के मध्य हुए पेलोपोनेसियन युद्ध 431 से 404 ईसा पूर्व का तत्कालीन कारण यह था कि जब थीबिया ने एथेंस के मित्र राज्य प्लेटिया पर आक्रमण कर दिया तो स्पार्टा ने थीबिया का साथ दिया, जिसका विवरण इतिहासकार थ्यूसिडाइजस ने दिया है, ठीक है, थ्यूसिडाइजस ने दिया है। आगे देखते हैं दोस्तों। एथेंस की प्रधानता के विरुद्ध डेलियन लीग के कुछ सदस्य राज्यों ने स्पार्टा के साथ मिलकर युद्ध आरंभ कर दिया, जिसे पेलोपोनेसियन युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में एथेंस की सेना को स्पार्टा ने निर्णायक रूप से पराजित किया। आगे है दोस्तों, इस युद्ध में यूनान के लगभग सभी राज्यों ने भाग लिया। मेगारा, कोरिथ, बोयोतियन, संग फोसिस और लोक्रिस तथा अर्गोश और एकिया को छोड़कर संपूर्ण पेलोपोनेसस ने स्पार्टा का साथ दिया और इजियन द्वीपों, थ्रेस, थेसली, कोर्सियारा तथा एशिया माइनर के राज्यों ने एथेंस का साथ दिया, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों।
पेलोपोनेशियन युद्ध में विजयश्री पाने के उपरांत स्पार्टा ने यूनानी राज्यों को अपने अधीन कर लिया। एथेंस निवासी प्रधानतः आयोनियन थे। उनकी शासन व्यवस्था जनतांत्रिक थी और वे व्यापार व्यवसाय तथा साहित्य और कला आदि में रुचि रखते थे। स्पार्टावासी जाति से डोरियन थे। उनकी शासन व्यवस्था निरंकुश सैनिकवाद पर आधारित थी और वे साहित्य एवं कला को त्याज्य विलासिता मानते थे। 429 ईसा पूर्व में पेरिक्लिज की मृत्यु हो गई। मेसिडोन के निवासी जाति और भाषा की दृष्टि से यूनानी थे। यहाँ आर्किलोस एमाइनतास तथा फिलिप द्वितीय 359 ईसा पूर्व से 336 ईसा पूर्व जैसे शासक हुए। फिलिप द्वितीय 15 से 18 वर्ष की आयु तक थीबीज में आगे बंधक के रूप में रहा। फिलिप द्वितीय ने मेसिडोन की सेना को सक्षम और अनुशासित बनाया, जल बेड़े का निर्माण किया और इलीरिया तथा थ्रेस को जीतने के बाद 338 ईसा पूर्व में एथेंस और थीबिया की सम्मिलित सेनाओं को केरोनिया के युद्ध में परास्त करके स्पार्टा को छोड़कर लगभग समस्त यूनान को अधिकृत कर लिया। आगे देखते हैं दोस्तों, अधिकृत कर लिया। फिलिप द्वितीय के बाद उसका पुत्र अलेक्जेंडर 336 से 323 ईसा पूर्व मेसिडोन का स्वामी बना। अलेक्जेंडर वही दोस्तों सिकंदर द ग्रेट अलेक्जेंडर उसी के बाद। ठीक है, चलिए बढ़िया से पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। अलेक्जेंडर सिकंदर महान के गुरु जो थे अरिस्टोटल थे। अलेक्जेंडर ने एक विश्व साम्राज्य की स्थापना करने का निश्चय किया। ठीक है, एरियोपैगस उच्च कुलीन वयोवृद्धों की संस्था थी जो एथेंस की सबसे प्रतिक्रियावादी संस्था थी। पेरिक्लिज ने कानूनों में सुधार कर आर्कनों को वेतन देना प्रारंभ किया। पेरिक्लिज से पूर्व निर्वाचन और लॉटरी दोनों आधारों पर अधिकारियों की नियुक्ति होती थी, किंतु पेरिक्लिज ने निर्वाचन की प्रथा को समाप्त कर दिया। एथेंस का 20 वर्षीय प्रत्येक नागरिक जनसभा अथवा एक्सलेसिया की बैठकों में सम्मिलित होने का अधिकारी हो जाता था। आगे है ब्यूल या बॉल नामक परिषद वयोवृद्धों की संस्था थी। सोलन द्वारा स्थापित यह संस्था एथेंस के शासन की प्रधान संस्था थी। होमर काल में सिद्धांततः राजा की सहायता के लिए 2 सभाएं रहती थी, ब्यूल और एगोरा। ब्यूल सामंतों की सभा थी और एगोरा स्वतंत्र नागरिकों की। आगे है दोस्तों, एथेंस का समाज 3 वर्गों में विभाजित था, नागरिक, मेटिक और दास। होमर युग में समाज की इकाई परिवार था, जिसका नियंत्रण पिता के हाथ में रहता था। स्त्रियों की दशा संतोषजनक थी। यूनानी बहुत सादा जीवन व्यतीत करते थे। यूनानियों के मुख्य देवी देवता जियस यानी आकाश देवता, अपोलो सूर्य देवता, हेरा जियस की पत्नी एवं विवाह की देवी हेरा, एथेना जियस की पुत्री एवं नगर रक्षक देवी। आगे पोसीडोन समुद्र का देवता
डोन, मार्स यानी युद्ध का देवता एरोस जीयस का पुत्र एवं कामदेव डायोनीसस शराब का देवता आदि थे। आगे दोस्तों, जीयस देवता को खुश करने के लिए प्रति चौथे वर्ष ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते थे। इसके सम्मान में नेमियन नामक उत्सव मनाया जाता था। आगे दोस्तों, अपोलो देवता के सम्मान में पीथियन उत्सव तथा पोसीडोन के सम्मान में इस्थमियन नामक उत्सव मनाया जाता था। जीयस के दो भाई थे, पोसीडोन और हेडिज। आगे, पोसीडोन समुद्रों का तो हेडिज पाताल का देवता था। डेमीटर पृथ्वी देवी, मेतीस प्रज्ञा देवी तथा हेरा जो थे वो प्रमुख देवियाँ थीं। ठीक है, हेरा प्रमुख देवियाँ थीं। आगे, हेरा की पुत्री एथेना जनरंजनी ज्ञानेश्वरी देवी थी, जबकि उसका पुत्र अपोलो संगीत, काव्य, कला तथा चिकित्सा शास्त्र का देवता था। आगे, होमर काल में व्रजधारी आकाश देव जीयस को देवराज और देवताओं तथा मनुष्यों का पिता मानते थे, लेकिन उसकी अपेक्षा सूर्य देव अपोलो अथवा युद्ध और उद्योग धंधों की देवी एथेना को अधिक सम्मान प्रदान करने में भी नहीं हिचकिचाते थे। यूनानी धर्म में शकुन विचार को भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। आगे, इसके मुख्य केंद्र डेल्फी और डेलोस थे, जहाँ दूरस्थ प्रदेशों से यूनानी आते रहते थे और देवता को भांति भांति आगे देखते हैं दोस्तों, देवता को भांति भांति की भेंट चढ़ाकर अपनी इच्छाएं रखते थे। उनका उत्तर मंदिरों की पुजारिणे अर्ध चेतनावस्था में बहुत धीमे स्वर में देती थी, जिसकी व्याख्या वहाँ के पुजारी करते थे। इन भविष्यवाणियों को ओरेकिल कहा जाता था। क्या? ओरेकिल। 776 ईसा पूर्व में ओलंपिक खेलों का शुभारंभ हुआ। यूनान में पूर्वी देशों का प्रभाव बढ़ने पर अनेक गुहा समाज स्थापित हुए, जिनमें एल्यूजियन गुहा समाज विशेष रूप से प्रसिद्ध है। रहस्यात्मक संप्रदाय का संस्थापक जो है, रहस्यात्मक संप्रदाय का संस्थापक ओरफियस नामक व्यक्ति था। आगे, ओरफियस नामक व्यक्ति था। यूनान में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में सोफिस्ट विचारधारा का उदय हुआ, जिसके प्रवर्तक प्रोटोगोरस थे। अबदेरा निवासी प्रोटोगोरस ने प्रतिपादित किया कि सब मनुष्यों का मानदंड मनुष्य है। सोफिस्ट शब्द का अर्थ है ज्ञान का शिक्षक अथवा मेधावी। आगे है, थेलीज को यूनानी दर्शन का कहा जाता है। यूनानी दार्शनिक सुकरात 469 ईसा पूर्व से 399 ईसा पूर्व ने सोफिस्टों के दर्शन का विरोध किया। उसे धर्म द्रोह के अभियोग में विषपान द्वारा मौत की सजा दे दी गई। सुकरात बहुत फेमस थे दोस्तों दार्शनिक। आगे, डेल्फी की देवी ने सुकरात को यूनान का सबसे अधिक बुद्धिमान पुरुष घोषित किया। प्लेटो 427 ईसा पूर्व से 349 ईसा पूर्व के बचपन का नाम एरिस्टोक्लीज था। ठीक है, प्लेटो का बचपन का नाम दोस्तों क्या था? एरिस्टोक्लीज, याद रखिएगा। जो अपने चौड़े
कंधों के कारण प्लेटो यानी अफलातून नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्लेटो सुकरात का शिष्य था। ठीक है, आगे दोस्तों, प्लेटो ने रिपब्लिक एवं लॉज नामक पुस्तकों की रचना की। आगे है, रिपब्लिक प्लेटो की सर्व प्रमुख कृति है। ठीक है, सर्व प्रमुख कृति है। रिपब्लिक में दार्शनिक राजा या राज्य की कल्पना है। प्लेटो ने 387 ईसा पूर्व में अपनी जगत विख्यात अकादमी की स्थापना की। प्लेटो ने अपने ग्रंथ संवादों के रूप में लिखे। अरस्तु या एरिस्टोटल 384 से 322 ईसा पूर्व में प्लेटो का शिष्य था। जो अरस्तु था दोस्तों, वो किसका? प्लेटो का शिष्य था। ठीक है, एरिस्टोटल। यह प्लेटो के विद्यालय अकादमी में भर्ती हुआ था। अरस्तु को मेसिडोनिया के सम्राट फिलिप ने अपने बेटे सिकंदर महान को पढ़ाने के लिए उसका शिक्षक नियुक्त किया। आगे, अरस्तु ने 336 ईसा पूर्व में एथेंस में अपनी शिक्षण संस्था लाइसियम की स्थापना की। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में अपने युग के नगर राज्यों का अध्ययन किया है। दोस्तों, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आज हम लोग राजनीतिक विज्ञान पढ़ते हैं ना, अरे राजनीतिक विज्ञान करें, क्षमा करिएगा दोस्तों, दिल से माफ़ी मांगता हूँ। राजनीतिक शास्त्र, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस जो हम लोग पढ़ते थे ना, विज्ञान भी बोल सकते हैं पॉलिटिकल साइंस को, सही बोल रहे थे हम। राजनीतिक शास्त्र या राजनीतिक विज्ञान जो हम लोग पढ़ रहे हैं आज वर्तमान में, ये इसके जो ऑथर है ना, ये अरस्तु ही है। ठीक है, पॉलिटिक्स के। चलिए आगे देखते हैं। पॉलिटिक्स अरस्तु का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। अरस्तु ने सर्वोत्तम राज्य को पोलिटी कहा है। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता एवं जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। देखिए दोस्तों, क्षमा करिएगा, विज्ञानी मतलब सही बोल रहे थे। कभी कभी होता है ऐसा ना कि आया हुआ वर्ड भी होता है कि मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं है, बस ये होता है कि इंसान का ध्यान भटक जाता है। ठीक है, कोई नहीं, ये लाइन भी आ गया। अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का पिता तथा जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। अरस्तु के अनुसार, एक सेकेंड, क्षमा करिएगा दोस्तों, थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि कंप्लीट किया जाए। अरस्तु के अनुसार श्रेष्ठतम शासन पद्धति पॉलिटी है। एनाक्सागोरस पेरिक्लीज का शिक्षक तथा एक दार्शनिक था। एनाक्सागोरस। आगे है, महाकवि होमर ने इलियड और ओडेसी की रचना की। इलियड ने यूनानियों और ट्रॉय राज्य के मध्य लड़े गए एक 10 वर्षीय युद्ध की कहानी है। यूनानियों ने ट्रॉय पर विजय हासिल की। आगे, ओडेसी में ट्रॉय युद्ध के बाद एक यूनानी वीर ओडेसियस की अपने घर लौटते समय की साहसिक यात्रा का वर्णन है। प्राचीन यूनानी होमर को अपने देश का गुरु स्वीकृत करते थे। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है हमारा महाकवि हिसियड या हेसियड ने कार्य और काल रचना में किसानों की दयनीय स्थिति का चित्रण किया। होमरोत्तर युगीन यूनान में होमर के बाद सर्वाधिक ख्याति और लोकप्रियता हेसियड को प्राप्त थी। वह साइम यानी एशिया माइनर के एक कृषक का पुत्र था। उसने थियागोनी नामक कृति में देवताओं की वंशावली और उनके कृत्यों का वर्णन किया है। लेस्बोस की सैफो प्राचीन यूनान की ही नहीं बल्कि प्राचीन विश्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कवियत्री के रूप में प्रसिद्ध है। आगे, कवियत्री सैफो को प्लेटो ने दशम
म्यूज की उपाधि दी थी। पिंडार यूनान का सर्वाधिक प्रसिद्ध विदेशी कवि था। पेरिक्लीज युगीन यूनान का सबसे बड़ा कवि पिंडार थीबीज का निवासी था। वह कुशल गायक और वीणा वादक भी था। पिंडार यूनान के अनेक राज्यों में राजकवि के रूप में भी रहा। एस्काइलस को यूनानी दुखांत नाटकों का संस्थापक माना जाता है। वह साहित्यकार होने के साथ कुशल योद्धा भी था। उसने मैराथन सालमिस तथा प्लेटाई के युद्धों में शौर्य का प्रदर्शन किया था। प्रोमेथियस बाउंड उनकी सर्वोत्कृष्ट कृति है। स्लेगिल ने इस नाटक को दुखांत नाटक का मूर्तिमान रूप कहा है। आगे उसकी ओरेस्टिया कृति भी बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें रूढ़िवादी भावनाओं की प्रधानता है। दूसरा प्रमुख यूनानी दुखांत नाटककार सोफोक्लीज साहित्य के साथ मल्लयुद्ध संगीत तथा दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा त्रुटि है, ठीक है, यहाँ मल्लु युद्ध नहीं, यहाँ मल्ल युद्ध होना चाहिए, ठीक है। सोफोक्लीज साहित्य के साथ मल्ल युद्ध, यहाँ थोड़ा मिस प्रिंट है, थोड़ा सुधार लीजिएगा। साहित्य के साथ मल्ल युद्ध संगीत तथा सामरिक जीवन में रुचि आगे रखता था। सोफोक्लीज को प्राचीन यूनान का महानतम त्रासदी लेखक माना गया है। ओएडियस रेक्स, एंटीगोन और इलेक्ट्रा उसके प्रसिद्ध नाटक हैं। तीसरे महान दुखांत नाटककार यूरिपाइडिज के प्रसिद्ध नाटक ट्रोजन नारिया दी ट्रोजन वीमेन में ट्रॉय की नारियों के युद्धकालीन कष्टों का उल्लेख है। इसेलस भी प्रसिद्ध नाटककार था। आगे यूनानी सुखांत नाटकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध एरिस्टोफेनिज तत्कालीन जनतांत्रिक शासन व्यवस्था का विरोधी था। एरिस्टोफेनिज ने हास्य रस के नाटक लिखे, जिनमें नाइटस वास्प्स, द बर्ड्स, द क्लाउड्स, द फ्रॉग्स तथा पार्लियामेंट ऑफ वीमेन प्रसिद्ध है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एरिस्टोफेनिज ने हास्य रस के नाटक लिखे थे। जो एरिस्टोफेनिस था उसके नाटक थे, क्या थे दोस्तों? नाइटस वास्प्स, द बर्ड्स, द क्लाउड्स, द फ्रॉग्स और फिर पार्लियामेंट ऑफ वीमेन, ठीक है, प्रसिद्ध हैं। आगे देखते हैं हेलिकार्नेसस यानी एशिया माइनर निवासी हेरोडोटस 484 से 425 ईसा पूर्व इतिहास का जनक कहलाता है, ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री दोस्तों हेरोडोटस, ठीक है, याद रखिएगा। उसने यूनान फारस ईरान युद्ध का विवरण लिखा। उसका प्रसिद्ध ग्रंथ दोस्तों हिस्टरीज है। क्या है? हिस्टरीज, ठीक है। इतिहासकार थ्यूसिडाइडिस या थ्यूसिडाइडस ने अपने ग्रंथ पेलोपोनेशियन वॉर में एथेंस और स्पार्टा के युद्ध का इतिहास लिखा है। थ्यूसिडाइडिस वैज्ञानिक इतिहास शास्त्र का जनक कहलाता है। वह लेखक होने के साथ कुशल योद्धा एवं सेनापति भी था। मैकाले ने उसे महानतम इतिहासकार घोषित किया था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का सबसे बड़ा इतिहासकार कजनाफोन
था उसका मेमोरेबिलिया। उसका मेमोरेबिलिया ग्रंथ उस महान दार्शनिक के जीवन पर अच्छा प्रकाश डालता है। आगे दोस्तों प्रकाश डालता है। आगे उसकी प्रमुख रचना हेलेनिका थी, जिसमें उसने आगे देखते हैं यूनान का 411 ईसा पूर्व से 411 ईसा पूर्व से 362 ईसा पूर्व तक का इतिहास लिखा है। इस युग में लिखे गए इतिवृत्तों में एथेंस के एंड्रोसन का एथिस सबसे महत्वपूर्ण था। सोलन, मिमनेमर्स तथा आर्किलोकस के विशद गीत विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। आगे लिरिकल पोएट्री की रचना में लेस्बोस द्वीप के अल्कायस नामक कवि ने विशेष रूप से कीर्ति अर्जित की। इस क्षेत्र में एनाक्रियोन का नाम भी काफ़ी प्रसिद्ध है। यूनानी मूर्तिकारों में फिडियास, पोलिक्लीटस और माइरन प्रसिद्ध थे। ठीक है, आगे दोस्तों पेरिक्लियन युग का सर्वाधिक प्रसिद्ध मूर्तिकार एक चित्रकार का पुत्र फिडियास था। फिडियास एथेना देवी का विशाल मूर्ति के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। फिडियास ने ओलंपिया निवासियों के लिए स्वर्ण और हाथी दांत से ही जीसस की मूर्ति बनाई। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे ओर्गोस के कलाकारों में सर्वाधिक ख्याति पोलिक्लीटस को मिली। उसके द्वारा हेरा की स्वर्ण और हाथी दांत की मूर्ति फिडियास की एथेना की मूर्ति के समान भव्य मानी जाती थी। आगे है माइरन क्रीड़ारत खिलाड़ियों का अंकन करने की ओर अधिक ध्यान देता था। उसकी डिस्कस थ्रोअर मूर्ति अपने क्षेत्र में अद्वितीय है। आगे 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यूनान के निवासियों के पेलोपोनेशियन युद्ध और उसके बाद हुए पारस्परिक संघर्षों के कारण उत्पन्न अव्यवस्था में फंसे रहने के कारण विशाल और भव्य मंदिरों का निर्माण अत्यंत दुष्कर हो गया। इस युग में देवताओं की मूर्तियां कम बनाई गई, जबकि सुकरात एवं प्लेटो जैसे महापुरुषों की मूर्तियां अधिक बनी। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों अधिक बनी। आगे इस युग का सर्वोच्च मूर्तिकार प्रेक्जिटिलिज था, जिसकी सर्वोत्तम ज्ञात मूर्ति हेरमिज यानी शिशु डियोनाइसस के साथ थी। ठीक है, लाइसिपस भी इस युग का एक लब्ध प्रतिष्ठ मूर्तिकार था, जिसने खिलाड़ियों की मूर्तियां अधिक बनाई। आगे दोस्तों यूनानी मंदिर स्थापत्य में कला की डोरिक, आयोनिक और कोरिंथियन 3 शैलियों के दर्शन होते हैं। डोरिक शैली के स्तंभ भारी और मोटे होते थे और उनका शीर्ष भाग सादा होता था। वे नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः पतले होते जाते थे। आगे है इसके विपरीत तिहरे आधार पर टिके आयोनिक शैली के स्तंभ पतले और हल्के होते थे और उनका शीर्ष भाग सर्पिल होता था। कोरिंथियन शैली के स्तंभों में अलंकरण की मात्रा का आधिक्य रहता था। यह शैली 4वीं शती ईसा पूर्व में अधिक लोकप्रिय हुई।
5वीं शती ईसा पूर्व में डोरिक शैली सर्वाधिक लोकप्रिय शैली थी। आगे है दोस्तों, डोरिक शैली यूनान और पश्चिमी उपनिवेशों में लोकप्रिय थी और आयोनियन शैली ईजियन प्रदेश और एशियाई उपनिवेशों में प्रसिद्ध थी। इस युग में एथेंस की वास्तुकला मुख्यतः डोरिक शैली की थी। ईरानी आक्रमण के समय जब आयोनियन कलाकार एथेंस आकर बसे तो वहाँ आयोनियन शैली भी प्रचलित हो गई। आयोनियन शैली भी प्रचलित हो गई। ठीक है, आगे पेरिक्लिज युग में बना एक्रोपोलियस आगे देखते हैं। एक्रोपोलियस या एक्रोपोलिस का पार्थेनन मंदिर डोरिक शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस मंदिर के भीतर फिडियास द्वारा निर्मित एथेना देवी की मूर्ति स्थापित थी। आगे दोस्तों, स्थापित थी। सर्वप्रथम आयोनियन कलाकारों ने झीने वस्त्र की सलवटों द्वारा शारीरिक सौंदर्य को अभिव्यक्त करने की कला का आविष्कार किया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की मूर्तियों में कोउरोस और कोरे नाम से प्रसिद्ध मूर्तियाँ उल्लेखनीय हैं। पेरिक्लिज कालीन यूनान में चित्रकला की 3 विधियाँ विकसित हुईं: फ्रेस्को विधि, टेम्पेरा विधि तथा एन्कास्टिक विधि। एन्कास्टिक विधि से बने चित्र बहुत कुछ आधुनिक तेल चित्रों के समान होते थे। आगे है, इस युग के कुछ चित्रकारों के नाम ज्ञात हैं, जिनमें पॉलीग्रोटस, ज़्यूक्सिज तथा पर्रेसियस नामक चित्रकार प्रसिद्ध है। पॉलीग्रोटस ने ट्रॉय का विनाश तथा ज़्यूक्सिज ने धावक एवं हेलेन नामक चित्र बनाए। आगे, सेमोस निवासी यूनानी त्वचिंतक पाइथागोरस 582 से 507 ईसा पूर्व ने यह सिद्ध किया कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 2 समकोणों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस का था ये, ठीक है, कथन कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 2 समकोणों के योग के बराबर होता है। ये 582 से 507 ईसा पूर्व में था पाइथागोरस। आगे, पाइथागोरस ने प्रतिपादित किया कि प्रत्येक प्राकृतिक पदार्थ तोला या मापा जा सकता है। यह एक कुशल खगोलवेत्ता भी था। यह पुनर्जन्म में विश्वास करता था तथा काया क्लेश और निर्वृत्ति मार्गी विचारधारा का समर्थक था। रेहगियम संप्रदाय के कलाकारों में पाइथागोरस सुप्रसिद्ध था। आगे दोस्तों, एलिया के कस्त्राफेनिज को एलियाई दर्शन संप्रदाय का जनक कहा जाता है। आगे दोस्तों, एक फिगर था यहाँ हम लोग देखते हैं, डिस्कस थ्योर मूर्ति है। ये डिस्कस थ्योर मूर्ति है, ठीक है, आइए देख लेते हैं। ये डिक्स जो होता है ना दोस्तों, डिक्स एक प्रकार का डिक्स होता है, खेल का है वो भी वस्तु, वो प्लास्टिक का होता है, उसको ऐसे करके खूब नचाते हैं तो वो दूर तक उड़ कर जाता है। डिक्स थ्रोअर मूर्ति है ये, आदमी का है, वो डिक्स लेकर ऐसे थ्रो कर रहा है, फेंक रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद उसके मत का प्रतिपादन और समर्थन पारमेनाइडीज तथा जेनो ने किया। ठीक है, क्या है इसका लास्ट लाइन था, एलिया के कस्त्राफेनिज को एलियाई दर्शन संप्रदाय का जनक कहा जाता है। उसके बाद उसके मत का प्रतिपादन और समर्थन जो है
तथा जेनो ने किया है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। जेनो ने किया। दार्शनिक पार्मेनिडेज या पार्मेनाइडेज ने घोषित किया कि पृथ्वी गोलाकार है और चंद्रमा सूर्य द्वारा प्रकाशित होता है। आगे आगे दोस्तों, एफेसस निवासी हेराक्लिटस ने एलिया वालों के एकेश्वरवाद एवं नित्यवाद का विरोध किया। उसने अग्नि को जगत का मूल तत्व माना। आगे दोस्तों, क्रॉस एशिया माइनर के हिप्पोक्रेटिस यूनानी चिकित्सा शास्त्र के पिता थे। हिप्पोक्रेटिस कौन थे दोस्तों? चिकित्सा शास्त्र के पिता थे, जिन्होंने वैदों के लिए शपथ लेने की प्रथा शुरू की। जो अब हम लोग जब कोई भी व्यक्ति डॉक्टर बनता है ना दोस्तों, तो उनको इन्हीं का, जो चिकित्सा शास्त्र के पिता हैं हिप्पोक्रेटिस का, इन्हीं का शपथ दिलाया जाता है। ठीक है, यही कहा गया है इसमें। आगे दोस्तों, क्रॉस के चिकित्सा शास्त्री हिप्पोक्रेटिस कियोस के गणितज्ञ हिप्पोक्रेटिस से भिन्न व्यक्ति थे। कुछ विद्वान क्रोटोना इटली के एल्कमेयन को भी आगे देखते हैं, एल्कमेयन को भी यूनानी चिकित्सा शास्त्र का पिता मानते हैं। एल्कमेयन ने ऑन नेचर नामक पुस्तक लिखी। आर्किमिडीज इस युग का प्रसिद्ध गणितज्ञ और वैज्ञानिक था, जिसने उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया था। आर्किमिडीज ने, ठीक है, उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया था। आगे दोस्तों, थेलिस को गणित शास्त्र का जन्मदाता माना जाता है। थेलिस को गणित शास्त्र का जन्मदाता माना जाता है तथा उसने बिंदु एवं रेखा की भी कल्पना की। यूक्लिड रेखा गणित का बहुत बड़ा विद्वान था, जिसे आधुनिक रेखा गणित का जन्मदाता कहा जाता है। यूक्लिड को, ठीक है, देख लीजिए दोस्तों यूनानी कितना आगे थे। आगे हेरोफिल्स को चीर फाड़ की विद्या का पिता माना जाता है। हेरोफिल्स को ओलंपिक खेल यूनान की आधुनिक विश्व को महत्वपूर्ण देन है। ठीक है, ये हेरोफिल्स जो था दोस्तों, वो सर्जरी का था एक तरीके से। चीर फाड़ मतलब वही सर्जरी, पोस्टमार्टम। आगे, ओलंपिक खेल जो है यूनान की आधुनिक विश्व को महत्वपूर्ण देन है। सही बात है। आगे, प्राचीन काल में संस्कृत शब्द यवन यूनानियों के लिए ही प्रयुक्त किया जाता था। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग फैक्ट फाइल देख लेते हैं, थोड़ा एक ही पेज पे कर लेते हैं। कुछ फैक्ट हैं, उनको हम लोग पढ़ लेंगे, वन लाइनर। क्रीट की सभ्यता प्राचीन यूनानी सभ्यता की जननी मानी जाती है, जिसे ईजियन सभ्यता भी कहा जाता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, यूनान में दो प्रमुख राज्य थे, एक स्पार्टा और दूसरा एथेंस। आगे दोस्तों, मैराथन के युद्ध में कैलीमैक्स एवं मिल्टियाडिज के नेतृत्व में एथेंस की सेना ने फारसी सेना को पराजित किया। कला, साहित्य तथा विज्ञान की उन्नति के कारण पेरिक्लिज का युग यूनान का स्वर्ण युग कहा जाता है। 776 ईसा पूर्व में ओलंपिक खेलों का शुभारंभ हुआ। प्लेटो सुकरात का शिष्य था। रिपब्लिक प्लेटो की सर्वप्रमुख कृति है। महाकवि होमर ने इलियड और ओडेसी की रचना की। याद है, इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, याद रखिएगा। हेरोडोटस इतिहास का जनक कहलाता है। उसने यूनान फारस यानी ईरान युद्ध का विवरण लिखा है। यूनानी मंदिर स्थापत्य में कला की डोरिक, आयोनियन और कोरिंथियन 3 शैलियों के दर्शन होते हैं। आगे है दोस्तों, 3 शैलियों के दर्शन होते हैं। आगे है, पेरिक्लिज युग में बना एक्रोपोलिस का पार्थेनन मंदिर डोरिक शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस मंदिर के भीतर फिडियास द्वारा निर्मित एथेना देवी की मूर्ति स्थापित थी। आगे, हिप्पोक्रेटिस यूनानी चिकित्सा शास्त्र के पिता थे। यूक्लिड आधुनिक रेखा गणित का जन्मदाता कहा जाता है।
ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा लेसन नंबर 2 यूनान की सभ्यता आज कंप्लीट हो गया और कल दोस्तों हम लोग रोम की सभ्यता पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको सही टाइम पर मिल सके दोस्तों। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और जिन लोगों को लगता है कि वीडियो में मैं बहुत स्लो बोला हूँ तो प्लीज़ वो लोग यूट्यूब के सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड बटन को 1.5x कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी वॉइस दोस्तों आपके माध्यम के अनुसार मिल सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो में जो भी गलती होगा उसके लिए मुझे दिल से माफ़ करिएगा दोस्तों, थोड़ा बहुत। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। खूब पढ़ते रहिए, खूब बढ़ते रहिए दोस्तों। लव यू।